कंप्लायंस गुरु के इस एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर। दोस्तों, बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले एपिसोड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, याद रखें, इस चैनल में किए गए डिस्कशन खालिस ज़ाती राय और तजर्बे की बुनियाद पर होती है, जिस पर हर किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं और ना ही किसी कानूनी जंग में इस्तेमाल करना दुरुस्त है। जी दोस्तों, अब हम वर्कर की क्लासिफिकेशन एज़ पर द वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 जो कि पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है सिवाय सिंध के, और सिंध में यही लॉ 2015 में अमेंडमेंट होकर द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 2015 के नाम से इम्प्लीमेंटेड है। इन दोनों लॉ को हम आसानी के लिहाज से स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो चलें अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं दोनों जगहों पे, यानी कि सिंध स्टैंडिंग ऑर्डर्स 2015 और स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1968, दोनों में अगर हम वर्कर की क्लासिफिकेशन पढ़ें तो दोनों जगहों पे वर्कर को 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है और दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिवाय एक के कि सिंध में वर्कर कहा जाता है, यानी वर्कर शैल बी क्लासिफाइड एज, जबकि सिंध के अलावा जो और स्टैंडिंग ऑर्डिनेंस है उस पर है वर्कमैन के नाम से, यानी वर्कमैन शैल बी क्लासिफाइड एज। तो चलें हम यहाँ पे बात करेंगे सिंध के लिहाज से, और चूँकि दोनों सेम है तो सिंध हो या रेस्ट ऑफ द सिंध हो, दोनों जगह पे एक ही डेफिनेशन इम्प्लीमेंट हो रही होंगी। अब हम करते हैं कि कितनी क्लासेज में वर्कर को हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 परमानेंट वर्कर, नंबर 2 प्रोविजनल वर्कर, नंबर 3 बदली वर्कर, नंबर 4 टेम्पररी वर्कर, नंबर 5 अप्रेंटिस, नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। तो चलें अब हम पढ़ते हैं परमानेंट वर्कर की डेफिनेशन। आज हम सिर्फ परमानेंट वर्कर की ही डेफिनेशन को पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बाकी जो क्लासेस हैं वर्कर की, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें, परमानेंट वर्कर। अ परमानेंट वर्कर इज़ अ वर्कर हु हैज़ बीन इंगेज्ड ऑन वर्क ऑफ परमानेंट नेचर likely to last more than 9 months and has satisfactorily completed a provisionary period of 3 months in the same or another occupation in the industrial or commercial establishment, including break due to sickness, accident, leave, lockout, strike, not being an illegal strike, or involuntary closure of the establishment, and includes a badli who has been employed for a continuous period of 90 days or for 183 days during any period of 12 consecutive months. चलें जी, अब इस परमानेंट वर्कर को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पे अगर आप देखें तो मैंने कुछ जगहों पे रेड किया हुआ है ताकि इन पर्टिकुलर वर्ड को हम ज़रा सा समझने की कोशिश करें। यानी कि दोबारा पढ़ते हैं, अ परमानेंट वर्कर इज़ अ वर्कर हु हैज़ बीन इंगेज ऑन वर्क ऑफ परमानेंट नेचर लाइकली टू लास्ट मोर देन 9 months। यानी कि परमानेंट वर्कर कौन वर्कर कहलाते हैं? परमानेंट वर्कर वो वर्कर कहलाते हैं जो कि एक परमानेंट नेचर ऑफ वर्क पे काम करते हैं। अब परमानेंट नेचर ऑफ वर्क क्या है? परमानेंट नेचर ऑफ वर्क हर वो वर्क है जो 9 महीने या 9 महीने से ज़्यादा जारी रहता है, उस वर्क को हम क्या कहते हैं? परमानेंट नेचर ऑफ वर्क। यानी कि अगर एक गारमेंट फैक्ट्री है और वहाँ पे कुछ सुइंग मशीन ऑपरेटर हैं, तो चूँकि वो गारमेंट फैक्ट्री है और सुइंग मशीन जो है और सुइंग मशीन के जो ऑपरेटर है वो एक परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है, तो उस काम पे जो भी वर्कर हायर होगा वो परमानेंट वर्कर कहलाएगा, बशर्ते कि उसने 3 months की प्रोविजनरी पीरियड सेटिस्फैक्ट्री तौर पे कंप्लीट कर लिया हो। हाँ, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो 3 महीने से पहले आप उसको बगैर किसी रीज़न के और बगैर किसी नोटिस पे के आप उसको
डिसमिस कर सकते हैं। इसी तरह 3 महीने के अंदर अंदर कोई वर्कर चाहे तो वो भी 1 डे की नोटिस पे जॉब छोड़ सकता है। तो 2 हो गई, परमानेंट नेचर ऑफ वर्क होना चाहिए और वो 3 महीने कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो ऐसे वर्कर क्या कहलाते हैं? परमानेंट नेचर ऑफ वर्क। अच्छा, परमानेंट वर्कर जो परमानेंट नेचर ऑफ वर्क पे जॉब करते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ जगह पे हम लोग ये करते हैं कि एक स्विंग लाइन पे हमने कुछ वर्कर को हायर करते हैं और उसके अपॉइंटमेंट लेटर लिख देते हैं कि आपको हम 8 महीने 29 दिन के लिए हायर कर रहे हैं। हम ये समझते हैं चूँकि वो वर्कर को 9 महीने से ज़्यादा नहीं रखा है तो उस पे वो परमानेंट वर्कर नहीं कहलाएगा। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। चूँकि वो स्विंग लाइन पे वो काम आपका पिछले 9 महीने से पहले से जारी था और अगले 9 महीने तक जब तक आपकी इंडस्ट्री चल रही है वो होगा गारमेंट इंडस्ट्री में। तो उस लाइन पे जो बंदा, उस काम पे जो बंदा हायर होता है परमानेंट वर्कर ही कहलाता है और उस पे सारे वो लॉज एंड रेगुलेशन और उसकी इंटाइटलमेंट आपको देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपके, एक और मिसाल देता हूँ, आपकी एक गारमेंट इंडस्ट्री है जिसमें 5 लाइन्स हैं स्टिचिंग की, हर लाइन पे 50 मशीन्स हैं। आपका कुछ काम बढ़ा, आपने एक छठी लाइन लगा दी और उस पे वर्कर हायर कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि ये छठी लाइन जो है ये हमने अभी लगाई है, यहाँ पे जो वर्कर हायर होगा वो टेम्प्रेरी होगा या प्रोविजनरी पीरियड पे होगा। खैर प्रोविजनरी पीरियड तो होनी है दोनों सूरतों में, 90 डेज टेम्प्रेरी वर्कर होगा। अब टेम्प्रेरी वर्कर कैसे हो सकता है? क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो तो परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है, तो वहाँ पे काम करने वाला हर वर्कर परमानेंट कहलाएगा। हम अगर 8 मंथ्स 29 डेज की एग्रीमेंट करते हैं या इस दौरान उसको हम डिसमिस करते हैं तो उसकी वो सारे राइट्स होंगे जो एक परमानेंट वर्कर को। जी दोस्तों, आज हम परमानेंट वर्कर की डेफिनेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने फीडबैक और कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।